तो कल की क्लास में हमने 2 क्वेश्चन देखे थे जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन थे, ठीक है। आज हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके पूरे चैप्टर में से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं मैंने वो केवल 3 ही क्वेश्चन है, यानी 3 लॉन्ग क्वेश्चन में आपका पूरा चैप्टर खत्म है, ठीक है। बाकी जो आपको एमसीक्यू कराए हैं वो एमसीक्यू भी सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो आपको केवल सिलेक्टेड कंटेंट दिया जा रहा है, कोई भी ऐसा कंटेंट नहीं है जो आपके ऊपर बर्डन बना के रखे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है सी भाषा में वेरिएबल क्या होता है। सी भाषा में वेरिएबल बनाने के क्या नियम हैं, ठीक है। ये कब पूछा गया था? 2016 में इसको पूछा गया। उसके बाद फिर इसी क्वेश्चन को रिपीट किया गया। सी भाषा के विभिन्न वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, ये कब पूछा गया? 2018 में। और मैंने आपको बताया था कि आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ो, सी नहीं, सी के अलावा कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ेंगे तो आपको वेरिएबल पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। वेरिएबल के बिना तो हम प्रोग्रामिंग में काम ही नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मेमोरी को रिजर्व कराने का काम कौन करता है? वेरिएबल करता है। और जब तक हमें मेमोरी मिलेगी नहीं तब तक हमारा प्रोग्राम चलेगा नहीं। आप कितनी भी प्रोग्रामिंग कर लें, ठीक है, जब तक मेमोरी नहीं है आपके पास आपकी प्रोग्रामिंग बेकार है। समझ में आ रही है? और मेमोरी कहाँ से मिलेगी? वेरिएबल से मिलेगी। तो इसी वेरिएबल की हमने 2 से 3 क्लास भी ली थी। जब क्लास ली तो 2 से 3 क्लास हुई थी हमारी किसके ऊपर? वेरिएबल के ऊपर। और वेरिएबल को हमने अच्छे से समझा था। तो इसी का क्वेश्चन है, इसका आंसर देखते हैं। देखो उत्तर है इसका, वेरिएबल प्रोग्राम की मेमोरी में बनाए गए ऐसे स्थान होते हैं जिसमें रखा गया मान यानी वैल्यू, हिंदी में मान बोलते हैं और इंग्लिश में वैल्यू बोलते हैं, आवश्यकता के अनुसार बदल सकता है। क्या बात समझ में आई? वेरिएबल क्या है? वेरिएबल प्रोग्राम की मेमोरी में, यानी जो आप प्रोग्राम बना रहे हैं उसके लिए जो मेमोरी है, ठीक है, बनाए गए ऐसे स्थान होते हैं। क्या होते हैं? मेमोरी के अंदर स्थान जो आप रिजर्व कर रहे हो, ठीक, जिसके अंदर हम क्या रख सकें? वैल्यू रख सकें। और जब आवश्यकता हो उन वैल्यू को रिप्लेस भी कर सकें, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो वैल्यू वहीं पे रहेगी, उसको हम रिप्लेस भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके घर पे आपके किचन में जो सामान रखा हुआ है वो डब्बों में रखा हुआ होगा, है ना। कभी कभी आप भी करते हो, एक डब्बे में आज अगर दाल रखी हुई है तो कल उसमें आप क्या करेंगे? कुछ और चेंज कर देंगे, है ना। हो सकता है दाल खत्म हो गई हो, डब्बा खाली है तो उसके अंदर छोले आपने डाल दिए, ऐसे ही तो करते हैं। तो वो जो डब्बा है वो क्या है? वो वेरिएबल है, ठीक है। लेकिन वो वेरिएबल भी तो कहीं जगह ले रहा है, स्थान ले रहा है ना। तो उसी स्थान की बात हो रही है और उसके अंदर हम क्या डाल रहे हैं? वैल्यू डाल रहे हैं। और जब हमें आवश्यकता लग रही है उसको क्या कर रहे हैं? बदल भी रहे हैं। क्लियर? अर्थात इसी बात को एक छोटी लाइन में कहा गया है, जिस डेटा का मान समय समय पर बदलता रहता है उसे हम क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं। अब आपके लिए एग्जाम पॉइंट से, यानी एक लाइन में आप पूरी इसकी डेफिनेशन को याद कर सकते हैं। वो तो मैंने समझाने के लिए लिखा इतना कुछ। देखो क्या लिखा हुआ है, जिस डेटा का मान प्रोग्राम के चलने के दौरान बदल सकता है उसे हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल। भाई आपके किचन के अंदर जब कोई मोमेंट होगा, आप जाएं या आपके भाई बहन जो भी जाएं, वही तो जाके बदलेंगे उसको। तो प्रोग्राम तो पहले चलाना पड़ेगा ना। जब प्रोग्राम चलेगा तभी तो चेंज होगा डेटा। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जिस डेटा का मान प्रोग्राम के चलने के दौरान बदल सकता है उसे हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं। क्लियर? वेरिएबल में कोई समस्या? इसी परिभाषा में कोई समस्या नहीं? आगे चलते हैं। अब वेरिएबल की आवश्यकता क्यों है? वेरिएबल की आवश्यकता क्यों है इसको हम एक उदाहरण से समझेंगे। देखो बिना वेरिएबल, यानी जब हमारे पास वेरिएबल नहीं है तब क्या कंडीशन बनेगी। यहाँ पे मैंने एक मैथ का क्वेश्चन लिया है, ठीक है, क्योंकि जो मैंने आपको क्लास के अंदर जब पढ़ाया था वहाँ पे बस का एग्जाम्पल लिया था। तो प्रोग्राम के अंदर बस तो चलेगी नहीं, बस तो केवल इसलिए थी कि आप समझ सकें वेरिएबल को, ठीक है, क्योंकि वो बस के तरीके से बिहेवियर करता है वेरिएबल। हम किस पे काम करेंगे? जो मैथ के क्वेश्चंस हैं, कैलकुलेशंस हैं, उनके ऊपर काम करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक मैथ का ही क्वेश्चन लिया है। इंटरेस्ट का मतलब जानते हो क्या होता है? हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? ब्याज बोलते हैं, है ना। इंटरेस्ट मीन्स ब्याज। बैंक जो आपको ब्याज देता है आपके पैसों के ऊपर। अगर आप किसी बैंक का सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो वहाँ पे इंटरेस्ट तो निकालना पड़ेगा ना, प्रोग्रामिंग तो करनी पड़ेगी इंटरेस्ट के लिए। तो हम इंटरेस्ट निकाल रहे हैं किसका? 100 रुपये का, ठीक है। इनका इंटरेस्ट निकाल रहे हैं किससे?
रेट जो करंट में रेट है वो, और उसके बाद यानी हमने पूरा एक फॉर्मूला लगाया हुआ है, पूरा क्या लगाया हुआ है, फॉर्मूला लगाया हुआ है। अब यहाँ पे तो मैंने 100 से 100 का इंटरेस्ट निकाल दिया, एक बार प्रोग्राम बनाया उसमें मैंने अंदर यहाँ पे 100 डाल दिया, प्रोग्राम को चलाया, 100 का इंटरेस्ट निकल गया। क्लियर। लेकिन जब आप प्रोग्रामिंग करते हैं जो कोड होता है वो तो आप किसी यूजर को दोगे नहीं, और जिसके लिए सॉफ्टवेयर बना रहे हो उसको कोड थोड़ी ना मिलता है, उसको सॉफ्टवेयर मिलता है। अब जब उसके पास कोड नहीं होगा तो वो इस 100 को कैसे चेंज करेगा? अगर उसे सपोज करो अगली बार 200 का निकालना है तो वो इसको कैसे चेंज करेगा? कोड उसके पास है नहीं, कोड को वो जानता भी नहीं है, प्रोग्रामिंग वो जानता भी नहीं है, ठीक है, तो इसको कैसे चेंज करेगा? उसके लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसी समस्या को सोल्व करने के लिए हमने क्या बनाया, वेरिएबल। अब वेरिएबल के साथ देखो क्या है, हमने एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम क्या है, प्रिंसिपल, यानी प्रिंसिपल अमाउंट है ये जो आपको डालना है। आप इस प्रिंसिपल को अपना अमाउंट देंगे, चाहे वो आपका 100 हो या 200 हो या 300 हो। बात समझ में आई? किसको दोगे आप, प्रिंसिपल को। अब इंटरेस्ट का फॉर्मूला देखो क्या बना, जहां पे 100 था वहां पे हमने क्या कर दिया, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट डिवाइड 100, बाकी फॉर्मूला सेम, ठीक। अब वैल्यू कहाँ चेंज होगी, वैल्यू किसकी चेंज होगी, प्रिंसिपल की। क्यों होगी प्रिंसिपल की? क्योंकि ये एक वेरिएबल है और वेरिएबल को हमने अभी पढ़ा कि वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। तो जब हमें 100 का इंटरेस्ट निकालना है तो हम प्रिंसिपल को क्या दे देंगे, 100। जब 200 का निकालना है 200, 500, 1000 चेंज कर सकते हैं। अब तो वेरिएबल से फायदा हुआ नहीं, कोडिंग देने की जरूरत नहीं है, ना ही कोडिंग को समझने की जरूरत है। यूजर को प्रोग्राम बना के दो, ठीक, वेरिएबल उसके अंदर रखो, वेरिएबल को डेटा दो, वेरिएबल अपने आप लेके जाएगा जहां पे भी उस डेटा को लेके जाना है, जहां पे भी उसकी गुना भाग ये सब होना है, ठीक है। एक ही प्रोग्राम से सभी इंटरेस्ट निकाल दिए हमने यहाँ पे। बात समझ में आ गई? तो बिना वेरिएबल के तो मुश्किल होता है, वो तो हम हाथ से करते हैं सारा काम, और वेरिएबल के साथ क्या होता है, काम को आसान बना दिया जाता है। यानी एक ही काम को जब बार बार रिपीट करना है तो उसको वेरिएबल के थ्रू बनाते हैं, है ना। तरीका एक ही है, बस वैल्यू चेंज होगी। बात समझ में आ रही है? क्या होगी, वैल्यू चेंज होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे चलें। अब देखो वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों में अंतर, दोनों होते वेरिएबल ही है, कांस्टेंट भी वेरिएबल ही होता है और जो वेरिएबल है वो तो वेरिएबल होता ही है। दोनों में अंतर क्या है, वेरिएबल के अंदर मान बदला जा सकता है, बदल सकते हैं ना। यहाँ पे कल आपको एग्जांपल दिया था कि एक गिलास में आप पानी पी रहे हो, उसी में आप दूध भी पी सकते हो, वैल्यू को चेंज कर दिया, है ना। मेमोरी में रखा जाता है, कहाँ पे रखते हैं इसको, मेमोरी के अंदर। तो वेरिएबल का सारा कंसेप्ट ही मेमोरी के ऊपर चल रहा, ठीक है। उदाहरण क्या है, एज है और आपकी सैलरी है। देखो क्या आपकी एज हमेशा एक सी रहेगी, एज की वैल्यू हमेशा एक सी रहेगी? इस साल भी आप 15 साल के हो, अगले साल भी 15 साल के हो, उससे अगले साल भी 15 साल के हो, ऐसा होता है? नहीं होता ना। तो ये क्या होता है, चेंज होती है, चेंज होती है ना। आपकी सैलरी, सैलरी भी चेंज होगी भाई। अगर कहीं पे एक सी सैलरी चल रही है आपकी तो क्या आप वहां पे काम करोगे? नहीं कर पाएंगे। सैलरी भी आपकी चेंज होनी चाहिए। तो एज और सैलरी ये क्या है, वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि इनकी वैल्यू चेंज हो रही है, बदल रही है। क्लियर? ठीक। अब इधर आते हैं कांस्टेंट में। इसके मान कभी भी बदले नहीं जा सकते, इसको हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। निश्चित फिक्स मान होता है इसका, एक बार फिक्स कर दिया वो फिक्स ही रहेगा, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए आपने कुछ नंबर्स लिए हैं, यहाँ पे 100 लिया है, 3.14 किया है या 50 किया है, इनको क्या हम चेंज कर सकते हैं? किसी वेरिएबल के अंदर है ये तो सीधे लिखे हुए हैं, तो इनको चेंज कर ही नहीं सकते। अब इसका एक उदाहरण लेते हैं। जैसे आपने मैथ के अंदर पढ़ा होगा, पाई पढ़ा है, पाई का मान क्या होता है, 22/7। अगर आप उत्तर प्रदेश को छोड़ के मध्य प्रदेश में जाएं, महाराष्ट्र में जाएं, क्या पाई का मान बदलेगा? नहीं बदलने का। विदेश में जाएं मैथ के अंदर, क्या वहां पाई का मान बदल जाएगा? नहीं बदल जाएगा। जब इसका मान हम बदल ही नहीं सकते, ये एक बार फिक्स कर दिया कि ये यही रहेगा, तो फिर क्या होगा, ये
ये कांस्टेंट है, जिसको हम चेंज ना कर सके, जिसकी वैल्यू को हम चेंज ना कर सके वो क्या है, कांस्टेंट। और जिसकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं समय के अनुसार या अपने कंडीशन के अनुसार बदल सकते हैं, वो क्या है, वेरिएबल। क्लियर, कोई डाउट? नेक्स्ट है सिंबॉलिक कांस्टेंट। ठीक है, लिटरल भी इनको बोलते हैं, दूसरा नाम इनका लिटरल है। अगर आप के क्वेश्चन पेपर में लिटरल आ जाए तो घबराना नहीं है, दूसरा नाम है सिंबॉलिक कांस्टेंट बोलते हैं इनको। ठीक है, यदि किसी निश्चित मान यानी कि जो फिक्स मान है को बार बार उपयोग करना हो तो उसे हम क्या करते हैं, उसे हम कांस्टेंट कहते हैं या फिर लिटरल कहा जाता है। सिंबॉलिक, सिंबल से ही समझ जाओ। आपको अभी जो एग्जांपल दिया पाई वाला, उसको याद रखना। पाई क्या है, एक सिंबल है ना, और सिंबल के साथ साथ इसका जो मान है वो क्या है, ये कांस्टेंट है। क्या बदल सकते हैं, नहीं बदल सकते ना, तो इससे ही आपको इसे क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, सिंबॉलिक कांस्टेंट मतलब जिसको चेंज ना किया जा सके। ये आप इतना कंफ्यूज मत हो, सीधी सी बात है, सेम वही है जो कांस्टेंट है। सिंबॉलिक को आप भूल जाओ, फिक्स मान है, कितनी भी बार उपयोग करो इसको चेंज नहीं होगा। क्लियर, बात समझ में आ गई? ठीक। सिंबॉलिक क्यों लगाया, आपके विद्यालय का लोगो है ना, लोगो जो बना हुआ है, क्या उसे चेंज करते हैं? अगर उसको हम एक तरीके से देखें तो वो क्या है, एक सिंबल है, और सिंबल के साथ साथ वो क्या है कांस्टेंट, चेंज ही नहीं कर सकते। ठीक है, या जो हमारा भारत का तिरंगा है वो भी तो एक कांस्टेंट ही है, सिंबॉलिक है ना, उसको हम चेंज कर सकते हैं? नहीं। यानी कुछ आइडेंटिटी हमारी ऐसी है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। हमारे विद्यालय का नाम हमेशा यही रहेगा, तो वो क्या है, कांस्टेंट। क्लियर, अब आगे चलें। नेक्स्ट, वेरिएबल को बनाने के नियम। इसको हमने पिछली क्लास में देखा था जब पढ़ा था, और बहुत अच्छे से इसको पढ़ा था, तो आई होप ये आपके याद होंगे, है ना। मैं इसको दोबारा रिपीट कर देता हूं। वेरिएबल का पहला अक्षर कैसा होना चाहिए, अल्फाबेट या फिर अंडरस्कोर होना चाहिए, है ना। वेरिएबल का नाम अल्फाबेट, डिजिट या अंडरस्कोर, इन तीनों से ही मिलके बनेगा, बाकी आप कुछ भी यूज नहीं करेंगे। या तो आप ए से लेके जेड तक के अल्फाबेट्स यूज कर लें, और 0 to 9 यूज कर सकते हैं, और केवल अंडरस्कोर जो नीचे लगता है इसको यूज कर सकते हैं, है ना। ये तीन ही यूज होंगे बस। वेरिएबल के नाम में स्पेस कभी नहीं लगाएंगे आप। अगर आपने स्पेस लगाया तो वेरिएबल काम नहीं करेगा। ठीक है, उदाहरण के लिए आपने लिखा यहाँ पे कपिल कुमार, है ना, बीच में क्या आ गया, स्पेस आ गया, तो ये वेरिएबल काम करने वाला नहीं है। इसका समाधान क्या है, या तो इसको मिला के लिखो या बीच में क्या दो, अंडरस्कोर। क्लियर, वेरिएबल के नाम में कोमा नहीं यूज करना, आपको केवल अंडरस्कोर यूज करना है, इसके अलावा कुछ भी यूज नहीं करना, कोई भी सिंबल यूज नहीं करना, ना हैश करना, ना डॉलर करना, कुछ नहीं करना। अंडरस्कोर के अलावा कोई भी सिंबॉलिक प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है, वेरिएबल का नाम अर्थपूर्ण होना चाहिए। जब आप वेरिएबल का नाम रख रहे हैं तो उस नाम को पढ़ के लगे कि ये वेरिएबल हमने क्यों बनाया है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी विद्यालय का सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, किसी विद्यालय के लिए कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, वहाँ पे आपको स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड चाहिए, है ना। तो स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड में क्या आएगा, स्टूडेंट का रोल नंबर। तो जब आप स्टूडेंट के रोल नंबर के लिए वेरिएबल बनाएं तो वहाँ पे आप वेरिएबल में लिखें रोल नंबर। वेरिएबल का जो नाम हो क्या हो, रोल नंबर, ताकि वो वेरिएबल खुद कहे कि मैं कौन हूँ। तो खुद बता रहा है ना कि रोल, मेरे अंदर कौन आएगा, वेरिएबल आए, सॉरी मेरे अंदर कौन आएगा, रोल नंबर आएगा। ठीक है, सपोज करो आपने बना दिया वहाँ पे, ये बना दिया ABC, इससे कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है आपको, आपको पता ही नहीं लगेगा आपने किसके लिए बनाया है। जब प्रोग्राम काफ़ी लंबा हो जाएगा तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि वेरिएबल किसके लिए है। और यदि आपने रोल नंबर लिखा हुआ है तो आपको पढ़ते ही समझ में आ जाएगा कि ये रोल नंबर के लिए है। क्लियर, ठीक। वेरिएबल की अधिकतम लंबाई कितनी होनी चाहिए, 8 कैरेक्टर। यानी जो उसको जब आप लिखते हैं ना, जैसे लिखा हुआ है कैरेक्टर, तो इसके अंदर कितने कैरेक्टर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, जब आप वेरिएबल को बना रहे हैं तो उसकी अधिकतम लंबाई कितनी होनी चाहिए, 8 कैरेक्टर की, इससे ऊपर नहीं होनी चाहिए। लेकिन
अभी जो वर्तमान में आधुनिक कंपाइलर आ चुके हैं जैसे आपका टर्बो सी वगैरह, वो इससे भी ज़्यादा लंबाई को स्वीकार कर लेते हैं, इससे भी ज़्यादा लंबाई को वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये कंडीशन पहले थी कि आप केवल 8 कैरेक्टर का ही नाम रखेंगे, वेरिएबल का जो नाम है वो केवल आप 8 कैरेक्टर का ही रखेंगे। वो पहले कंडीशन थी, लेकिन अब वो कंडीशन नहीं रही। क्लियर? क्योंकि कंपाइलर को क्या कर दिया गया है, अपडेट कर दिया गया है। क्लियर? अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका सी भाषा के विभिन्न वेरिएबल। वेरिएबल को देख लेते हैं एक बार, कौन कौन से वेरिएबल बना सकते हैं हम। इंटीजर वेरिएबल बना सकते हैं, फ्लोट वेरिएबल बना सकते हैं, कैरेक्टर वेरिएबल बना सकते हैं और डबल वेरिएबल बना सकते हैं। अब इनको जब हम डिक्लेयर करते हैं सी भाषा में जब लिखते हैं तो वहां पे पूरा इंटीजर नहीं लिखा जाता, वहां पे हम क्या लिखते हैं, INT। ठीक है? फ्लोट के लिए हम क्या लिखते हैं, फ्लोट। कैरेक्टर के लिए CHAR। ठीक? डबल के लिए डबल लिखा जाता है। ये आप जब प्रैक्टिस करेंगे, जब आपको मैं प्रोग्रामिंग कराऊंगा, अगला जो चैप्टर हमारा स्टार्ट होने वाला है उसमें आपको खुद याद हो जाएंगे इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर। आप जब गलतियां करेंगे ना, सुधारेंगे, तो आपको प्रैक्टिस से अपने आप याद होएगा। क्लियर? अब इसकी याद रखने की ट्रिक मैं आपको बताऊं। अब देखते हैं इसकी याद रखने की ट्रिक, यानी वेरिएबल को हम याद कैसे रखें। इतना सारा हमने समझ तो लिया है ना, लेकिन समय के साथ हमें क्या कर जाएंगे, उसको भूल जाएंगे, क्योंकि आप बार बार रिपीट तो नहीं करेंगे। अगर आप बार बार उसको रिपीट करते रहें अपने माइंड में, उस समय बाद आप बार बार दोहराते रहें, तो हम चीज़ों को नहीं भूलते। यदि आप रिपीट नहीं करेंगे तो वो जो हमारी आज की याददाश्त है वो पीछे चली जाएगी, आज की मेमोरी पीछे चली जाएगी और धीरे धीरे हम क्या करते हैं, उसको भूलते रहते हैं। लेकिन जिस चीज़ को हमने आज पढ़ लिया, जब अगली बार पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमें अपना कम दिमाग यूज़ करना पड़ेगा, है ना। वो जो आसानी से याद हो जाती है क्योंकि आपने पहले वो पढ़ रखा है। तो याद करने की ट्रिक है, वेरिएबल इक्वल क्या है, बदलने वाला मान, यानी जिसके अंदर कंडीशन के अनुसार या समय के अनुसार वैल्यू को बदला जा सके, उसे हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल। रूल याद रखने का सूत्र क्या है, यानी वेरिएबल के नाम को बनाने का जो सूत्र है वो क्या है, पहला अक्षर क्या होना चाहिए, लेटर हो या अंडरस्कोर हो, स्पेस नहीं होना चाहिए। ठीक, स्पेशल सिंबल नहीं होना चाहिए, और नेम कैसा होना चाहिए, मीनिंगफुल। क्लियर? कोई डाउट? याद हो जाएगा? ठीक है, याद हो जाना चाहिए। यदि कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, और ये हमारा जो पहला चैप्टर है आज कंप्लीट हुआ। इसके बाद हमारा सेकंड चैप्टर स्टार्ट होगा। इसमें यदि आपका कोई कन्फ्यूजन है, कोई आपका छूट गया है, ठीक, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो उसके लिए एक डाउट सेशन रख लेंगे। आप अपने डाउट्स नोट कर लेना जहाँ जहाँ पे आपको प्रॉब्लम है। ठीक, एक डाउट सेशन रख लेंगे, उसके लिए आपको बता दिया जाएगा वो कब होगा, उसमें आपके डाउट्स को क्लियर कर दिया जाएगा। अब इन क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में लिखेंगे कैसे, मैं आपको वो बताता हूँ। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो क्वेश्चंस हमने किए, हम इनको अपनी नोटबुक में कैसे लिखेंगे या अपने नोट्स किस प्रकार से बनाएंगे। जो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट हैं उनको व्हाट्सएप ग्रुप पे ये नोट्स मिलेंगे। ठीक, और जो ऑफलाइन वाले हैं वो इनको यहीं से नोट कर सकते हैं। क्लियर? या आपके ग्रुप पे भी इनको मैं सेंड कर दूंगा, आप वहाँ से नोट कर सकते हैं। आपको स्टार्टिंग में मैंने क्या किया कराया था, आपको मैंने MCQ कराए थे, है ना, 12-13 MCQ थे वो। तो वही MCQ सेम यहाँ पे लिखे हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा नवीनतम है, कब आया, 2022 में। आपके ऑप्शन सेम वही हैं और उसका उत्तर भी नीचे लिखा हुआ है। तो यहाँ से आप अपने नोट्स बनाएंगे। ये आपके क्वेश्चंस हैं, 13 क्वेश्चन है इसके अंदर, है ना। जो हमारी PPT थी, जब हमने क्लास ली थी, वहाँ पे एक क्वेश्चन छूट गया था जो इंपॉर्टेंट है, उसको मैंने इसके अंदर डाल दिया है। क्लियर? उसके बाद MCQ लिखने के बाद आप नीचे आएंगे तो नीचे आपको जो क्वेश्चन कराए हैं 3, वो क्वेश्चन मिलेंगे, और उन क्वेश्चंस को मैंने उन तरीकों से लिखा है जिस तरीके से वो बार बार परीक्षा के अंदर आए हैं। देखो, मैंने आपको बताया था ना, जब PPT पे एक बार ऐसे पूछा गया, फिर ऐसे पूछा गया, फिर ऐसे पूछा गया, है ना। ये सेम को एक ही क्वेश्चन है, इसको अलग अलग तरीके से पूछा जा रहा है। इसका आंसर नीचे लिखा है मैंने। आपको ये सिंबल्स वगैरह ये नहीं बनाने, ये केवल थोड़ा सा इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए है ना, ताकि अच्छी लगे। बाकी आप यदि क्रिएटिव हैं तो बना सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। हो सकता है आपका मन लग रहा हो इस तरीके से बनाते हुए, तो आप बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसका उत्तर है पूरा ये, यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया हुआ है सभी पॉइंट्स को, जैसे PPT में किया था। तो आप चाहें तो हाईलाइट कर सकते हैं। याद रखने की ट्रिक यहाँ पे दी गई है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 हुआ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2,
ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। इसमें आपको ये बना लेना है, मिडिल लेवल लैंग्वेज वाला है, क्योंकि सिंबल से याद हो जाएगा। सी भाषा हाई लेवल, लो लेवल, और बीच में क्या है, मिडिल लेवल। दोनों लैंग्वेज के गुण रखती है, तो क्या है ये, मिडिल लेवल है। इसको आप बना लेना। उसके बाद नीचे इसका पूरा आंसर है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से सेम। क्लियर? ये स्ट्रक्चर वगैरह आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। अच्छा है। कीवर्ड 32 कीवर्ड देखो कितना सुंदर लिखा हुआ है ना, अलग से दिखेगा, आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, यहीं से पता लग जाएगा। जब अपनी नोटबुक को देखेंगे ना, 32 कीवर्ड आपको अलग से दिखाई देगा, तो आप यहीं से समझ जाएंगे सी लैंग्वेज के अंदर 32 कीवर्ड होते हैं। या आप कन्फ्यूजन में है कि 35 होते हैं या 32 होते हैं, एक बार आपको नोटबुक खोलते ही ये सब दिख जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। सी भाषा में वेरिएबल जो हमने अभी किया है उसको यहाँ पे पूरा बनाया गया है, ठीक है। मेमोरी है, वेरिएबल वैल्यू बदल सकती है, ये एग्जाम पॉइंट के हिसाब से जो मैंने अभी आपको बताया था वो लिखा हुआ है। वेरिएबल की आवश्यकता क्यों होती है उसका उदाहरण दिया गया है, जो मैंने उदाहरण आपको भी बताया। बिना वेरिएबल क्या होगा और वेरिएबल के साथ क्या होगा, ठीक। वेरिएबल और कॉन्स्टेंट दोनों अभी बताया मैंने आपको, ठीक है। सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट बताया, और नीचे सी भाषा के विभिन्न वेरिएबल्स बताए, याद करने की ट्रिक बताई। तो ये पूरे के पूरे आपके नोट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, ठीक है। ये आपके ग्रुप पे सेंड कर दिए जाएंगे, जो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स हैं उनके ग्रुप पे सेंड कर दिए जाएंगे। तो इनको आप अपनी नोटबुक में अच्छे से नोट कर लें, यानी जो आपको अपने नोट्स बनाने हैं उनको अच्छे से बनाना है, ठीक है। फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? क्योंकि फ्यूचर है ये, कंप्यूटर कभी जाएगा नहीं, ठीक है। कंप्यूटर तो हमेशा इम्प्रूवमेंट करेगा, बढ़ेगा। लैंग्वेज कभी ख़त्म नहीं होगी। हो सकता है फ्यूचर में आपको भी पढ़ाना पड़े, आप कहीं टीचर बन जाएं या अपने छोटे भाई बहन को पढ़ाएं, तो आपके पास जब अच्छे नोट्स होंगे जिनको आपने अच्छे से समझ के बनाया हुआ है, तो आप उनको और अच्छे से पढ़ा सकते हैं। बात समझ में आई? तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में अगले चैप्टर के साथ, ठीक है।